Hello everyone, welcome back to the channel UPSC with Nitya Pandey in the series of current affairs. In this series, we are covering the Vision IES monthly workbooks for finishing our current affairs, and I believe it is really a good source to cover your current affairs. In the last session, we had discussed the polity current affairs, and today we will be discussing the topic of international relations, जिसमें multiple themes आई हैं इस बार, जैसे कि ओटावा कन्वेंशन, इंडिया मॉरिशस रिलेशन, इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वर्कबुक डाउनलोड करनी है तो आप विजन आईएएस की वेबसाइट से भी कर सकते हैं। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद नित्या पांडे सॉरी टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद नित्या पांडे ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सेस द पीडीएफ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, सो यू कैन कनेक्ट इन द चैट सेक्शन और अगेन ऑन द टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद नित्या पांडे। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम यूपीएससी के लिए रेलिवेंस की बात करें, सो वी आर फाइंडिंग क्वेश्चंस इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स में भी आपके अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से। विद रेस्पेक्ट टू मीन्स इट इज क्लियरली अ पार्ट ऑफ योर जीएस पेपर 2। नाउ द फर्स्ट टॉपिक ओवर हेयर इज बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ब्रीफ में समझा देती हूँ कि बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होती क्या है। तो देखिए, जनरली आपने कुछ टर्म सुने होंगे जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई भी कंपनी, सपोज करिए कोई जापान की कंपनी आकर इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, कोई कार कंपनी है वो आ रही है, ठीक है, कार कंपनी ने आके अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाई, तो उसके असेट्स प्रॉपरली प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, गवर्नमेंट अननेसेसरीली उस पर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए। तो इन चीजों को लेकर कि फॉरेन कंपनीज जो आके किसी दूसरे नेशन में आकर इन्वेस्टमेंट करती हैं उसके रिगार्डिंग क्या रेगुलेशंस होंगे, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो अभी यूनियन बजट 2025 में एक अनाउंसमेंट किया गया जहां पर ऐसा बोला गया कि हम अपना मॉडल बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को दोबारा से रिविजिट करेंगे ताकि उसको और इन्वेस्टर फ्रेंडली बना सके। अब ये बायलेटरल इन्वेस्टर ट्रीटी को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की नीड क्यों है? सो इट इज नीडेड बिकॉज नेशन नीड्स टू इन्वेस्ट इन इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्ट इन इट्स इकोनॉमी एक्सेट्रा, जिससे कि आपका एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। अब इसके लिए देखिए, एक तो होता है कि गवर्नमेंट अपना खुद से जो रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं थ्रू टैक्सेस, उसके थ्रू आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन कर सकते हो, या फिर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे कि अमेजोन, ठीक है, या फिर आपकी जो डिफरेंट अलग अलग कंपनीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपका होगा टोयोटा, एप्पल एक्सेट्रा, ये सब आके हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग अपनी कंपनी सेटअप करते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इनोवेशन होती है एक्सेट्रा। सो दैट इज वाई जितनी ज्यादा ये बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी इन्वेस्टर फ्रेंडली होगी, उतना ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आएगा, उतनी ज्यादा हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के बारे में मैंने आपको बताया, जो कि बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की और ताकि होस्ट स्टेट के रेगुलेटरी राइट्स भी प्रिजर्व रहे, ठीक है, कि जो जैसे जो होस्ट कंट्री है, जिस कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसके जो रेगुलेशन है वो भी फॉलो हो और इन्वेस्टर्स का जो असेट्स वगैरह है वो भी प्रोटेक्टेड रहे। इसका पर्पस रहता है कि इनेबल इन्वेस्टर स्टेट और स्टेट, ताकि प्रॉपर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन केस अगर स्टेट के बीच में, ठीक है, या फिर कंपनी के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है वो प्रॉपरली कैसे रिजॉल्व होगा, क्या क्या मैकेनिज्म होगा, ये सब इस बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी में दिया जाएगा। इंडिया की मॉडल जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है 2015 की, उसने रिप्लेस किया था 1993 की ट्रीटी को, और यही ट्रीटी एफटीए नेगोशिएशंस एक्सेट्रा इन सबको गाइड करती है। रिसेंट कंट्रीज जिनके साथ हमने बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन किया है आर उज्बेकिस्तान और यूएई। अब इस पे देखिए, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे कि वो क्या करेगा, ऐसे 3 4 कंट्री दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें से किस कंट्री के साथ इंडिया ने बीआईटी साइन की है, फिर ऑप्शन रहेंगे आपके ओनली वन ओनली टू, या पूछेगा इनमें से किसके साथ नहीं साइन किया। ओके, सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड। अब ये मैं आप लोगों को बार बार क्वेश्चन फ्रेम करके क्यों बताती हूँ, इसका बेनिफिट ये है कि जब आप खुद से पढ़ें तो आप अपने माइंड में क्वेश्चन फ्रेम कीजिए कि कैसे ये पूछा जा सकता है। जब आपको ये आ जाएगा कि कैसे ये पूछा जा सकता है, तभी आप कंटेंट को और अच्छे से याद कर पाएंगे। अब ये जो मॉडल बीआईटी हमारा है 2015 का, इसके क्या क्या की फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये एंटरप्राइज बेस्ड है।
एंटरप्राइज मतलब हमारी कंट्री के जो लॉज है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी के लिए कोई दूसरा लॉ है और बाहर की कंपनी के लिए दूसरा लॉ है, नहीं, सबके लिए एक सा लॉ है और इक्वल ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। एक्सप्रोप्रिएशन सेफगार्ड्स है, स्टेट टेक ओवर ऑफ असेट्स नहीं होगा। रेगुलेटरी कार्व आउट्स है, रेगुलेटरी कार्व आउट मतलब कुछ चीजें होंगी जैसे कि टैक्सेशन, सब्सिडीज, नेशनल सिक्योरिटी, इन सब चीजों में उनको उतने बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है जहां पे 5 ईयर लोकल रेमेडी एग्जॉशन, इसका मतलब क्या है, कोई भी डिस्प्यूट अगर हो रहा है तो पहले 5 साल तो आपको हमारे यहाँ की लोकल कोर्ट में आप अपना डिस्प्यूट को रखिए, उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल पर उसको लेकर जा सकते हैं। अब इंडिया की जो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है इसके साथ साथ क्या इश्यूज है, तो इसके साथ पहला इशू तो है कि बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी है किस तरह का इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से 37 नोटिस और 8 एक्टिव केसेस हो गए। फिर जुडिशियल रेमेडी जो हमारे यहाँ ऑलरेडी, जैसे कि आप सभी को पता है, इंडियन जुडिशरी के पास 3 करोड़ पेंडिंग केस है। ओके, तो जुडिशियल डिले हो जाती है, टाइमली रिजॉल्व नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये 5 ईयर लोकल रेमेडी और ज्यादा बैकलॉग क्रिएट करती है। फिर बार्स लिमिटेड आईएसडीएस स्कोप, बार्स रिव्यू ऑफ डोमेस्टिक कोर्ट मेरिट्स, इन्वेस्टर रिस्ट्रिक्शन जैसे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, ये सब क्लॉजेस नहीं है। टैक्स एक्सक्लूजन्स है, मोनेटरी ओनली अवार्ड्स हैं। और इंडिया की आईसीएसआईडी, ओके, जो कि जहां पे डिस्प्यूट सेटलमेंट जो मैकेनिज्म है वर्ल्ड बैंक का जो पार्ट है, इंडिया उसका मेंबर ही नहीं है। तो अब ये लोग अगर वहां जाके कुछ वर्डिक्ट ले भी आएंगे बट हम उसके मेंबर ही नहीं है तो हम उसे मानते ही नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ दी चैलेंजेस। अब इसके लिए चैलेंजेस के लिए सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, तो एक आप डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हब ले आइए, स्पेशलाइज लॉयर्स जिनको प्रॉपर कैपेबिलिटीज हो, क्लैरिटी लेकर आइए, टर्म्स में एम्बिगियस नहीं होने चाहिए। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ये सब आप इसको बैलेंस तरीके से इनकॉर्पोरेट कीजिए। ये जिसके आप मेंबर नहीं है इसमें भी आप या तो मेंबर बनिए या कुछ आप इसके लिए स्टेप लीजिए। एंड टैक्स रिफॉर्म, सो दीज आर सम ऑफ द सॉल्यूशन। So this was all about the topic of bilateral investment treaty. Now let us move on to the next topic, which is Indian Ocean Rim Association. So Indian Ocean Rim Association, जैसा कि नाम दिख रहा है, इंडियन ओशियन को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां के इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक, एनवायरमेंटल, मैरीटाइम इंटरेस्ट के लिए ये इंडियन ओशियन की जो भी कंट्रीज उसकी सराउंडिंग होगी उन्होंने बनाया होगा। तो अभी हाल ही में ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंडिया इसकी चेयर, दैट इज इंडिया इसको चेयर करेगा 2025 से लेके 2027 तक। अब ये IORA है क्या, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सो IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, 1997 में फाउंड किया गया और ये इंस्पायर हुआ था नेल्सन मंडेला के 1995 में, जब नेल्सन मंडेला इंडिया आए तो उनकी विजिट से ऐसा मतलब इंस्पिरेशन आया कि एक इंडियन ओशियन की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज है, सराउंडिंग कंट्रीज है, उनको कुछ अपना ग्रुप बनाना चाहिए ताकि इंडियन ओशियन से रिलेटेड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन मतलब आपस में कंट्रीज में आपस में कोऑपरेशन प्रमोट करना और डेवलपमेंट। इसकी सेक्रेटेरिएट मॉरिशस है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो द सेक्रेटेरिएट ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इज मॉरिशस। कितने मेंबर्स है, 23 मेंबर्स है और 12 डायलॉग पार्टनर्स है। सिग्निफिकेंस क्या है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की सिग्निफिकेंस हो सकती है, जैसे कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि इंडियन ओशियन से इंडिया का काफी ज्यादा ट्रेड होता है, ठीक है, ट्रेड होता है तो इसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी रहेगी तभी हमारा ट्रेड सिक्योर रहेगा, इसीलिए इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। फिर इंडिया जो दूसरी जगह जहां पे इंडियन ओशियन कंट्रीज इन्वॉल्व है, चाहे वो सार्क है, बिम्स्टेक है, सार्क में पाकिस्तान के साथ लड़ाई चलती रहती है, बिम्स्टेक में चाइना के साथ चलती रहती है, क्वाड कंट्रीज है तो वो फिर वो चाइना को थोड़ा एंटेगोनाइजिंग लगता है क्वाड, इसीलिए ये एक पीसफुल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसमें शांत देश है सब और साथ मिलके इंडियन ओशियन कोऑपरेशन और डेवलपमेंट के लिए ये काम कर सकते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी भी हो जाएगी जब साथ में ये देश मिलकर काम करेंगे, तो इंडियन ओशियन में जैसे कि ड्रग ट्रैफिकिंग, इंडियन ओशियन में पायरेसी, एक्सेट्रा, स्मगलिंग, ये सबको भी हम चेक करेंगे। चैलेंजेस देखो, जनरली कुछ चैलेंजेस यही होते हैं कि स्किल्ड लोग नहीं है हमारे पास, टेक्नोलॉजिकल गैप्स हैं, फंडिंग नहीं है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसी तरह के चैलेंजेस होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले रिसोर्सेज नहीं है प्रॉपर, इंस्टीट्यूशनल लिमिट्स हैं, सेक्रेटेरिएट के पास पूरी कैपेसिटी नहीं है, जियो पॉलिटिक्स है जैसे कि इंडिया पाकिस्तान टेंशन, फिर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी इसको हैम्पर कर रहा है, और अदर इश्यूज है जैसे कि पायरेसी, हाउथी अटैक्स, और प्राइवेट सेक्टर का इतना ज्यादा रोल नहीं है। यहाँ पे मेंबर स्टेट्स ऑफ IORA दिखाए गए हैं। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें
कुछ डायलॉग पार्टनर्स है और बाकी मेंबर्स हैं, ठीक है। सो डायलॉग पार्टनर्स कौन से हैं? जो भी स्टार से बने हुए हैं वो डायलॉग पार्टनर्स हैं। अब इसमें कुछ कंट्रीज याद करना बहुत इजी रहेगा, जैसे कि ईरान, ओमान, ओके। और जो आपके डायलॉग पार्टनर्स हैं वो आपके क्या कहते हैं, ब्राउन कलर से, क्रीम कलर से और ब्लू कलर से आपके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसमें देखो, मोस्टली कंट्रीज आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, कुछ थोड़ी बहुत जैसे केन्या, तंजानिया, कुछ एक दो हैं जो थोड़ी बहुत आपको याद नहीं होंगी, मोजाम्बिक। तो इन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। फिर एक फ्रांस, फ्रांस याद रखना है क्योंकि फ्रांस इंडियन ओशन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रांस इसका मेंबर है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो कुछ ऐसी अटपटी सी कंट्रीज देख लो, बाकी तो कॉमन सेंस से सॉल्व करो। सब कुछ याद नहीं कर पाओगे आप, सब कुछ याद करने बैठोगे तो प्रीलिम्स की तैयारी करते रह जाओ। नेक्स्ट इज इंडिया मॉरिशस बायलेटरल रिलेशंस। किसी भी कंट्री के साथ जब बायलेटरल रिलेशंस पढ़ते हैं तो देखो आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या रिसेंटली क्यों न्यूज में है, फिर क्या क्या एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, चैलेंजेस हैं। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के बारे में, लाइक जब आप अपना आईआर पढ़ रहे हो स्टैटिक का, तो पढ़ लेना। तो रिसेंटली अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडिया और मॉरिशस ने अपने टाइज एलिवेट कर लिए टू एनहांस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और ज्यादा आपस में ये लोग कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो अभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो मॉरिशस गए थे हाल ही में, जिसकी वजह से अब इंडिया और मॉरिशस के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। और क्या है, तो इधर पर इंडिया ने अपना नया विजन भी अनाउंस किया है, महासागर, जहां पर हम इंडियन ओशियन कंट्रीज के साथ और ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। नेविगेशनल चार्ट ऑफ सेंट ब्रैंडन आइलैंड वाज आल्सो हैंडेड ओवर ड्यूरिंग दिस। मॉरिशस के बारे में अगर हम जाने तो जैसे कि इसकी कैपिटल है पोर्ट लुई, यहाँ पर मॉरिशस लोकेटेड है इंडियन ओशन में। फिजियोग्राफिकली ये मैस्करीन आइलैंड्स का पार्ट है, वॉल्केनिक है मोस्टली, और शैगोस आर्किपेलागो के साथ डिस्प्यूट चलता है, हालांकि यूके ने अभी इसे बोल दिया है कि अब दे देगा। सिग्निफिकेंस क्या क्या है? तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, क्योंकि मॉरिशस की वजह से हम उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं और पायरेसी वगैरह डील कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मॉरिशस को स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन बोला जाता है, और अभी मैंने बताया कि इंडियन ओशन की रेलिवेंस इसलिए है, सबसे पहले तो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इंडियन ओशन में, फिर हमारा बहुत सारा ट्रेड जाता है वहां से। चाइना जैसे यहाँ पे देखो अपना बेस बना लिया है जिबूती में, तो हम भी मॉरिशस के साथ काम करके चाइनीज एक्टिविटीज को देख सकते हैं। सिक्योरिटी पार्टनर है, ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है जो कि अगेन इंडियन ओशन में सिक्योरिटी की बात करता है, तो इसलिए भी मॉरिशस हमारे लिए काम करे। इंडिया ने एक नया एयर स्ट्रिप और जेटी, अगलेगा आइलैंड ऑफ मॉरिशस, ये भी लॉन्च किया है। फिर अगर हम मॉरिशस के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो हम अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, तो ये हमारा गेटवे है टू अफ्रीका, क्योंकि ये पार्ट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया का, इंडिया मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का। अगर हम कल्चरल टाइज की बात करें तो 70% ऑफ मॉरिशस पॉपुलेशन जो है वो इंडियन ओरिजिन की है। और गिरमितिया, गिरमितिया क्या होता था? तो पहले के टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया से लेबरर्स भेजते थे दूसरी कंट्रीज में काम करने के लिए, तो ये भी हमारी एक लीगेसी है, जिसकी वजह से मॉरिशस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउएवर कुछ चैलेंजेस भी हैं इंडिया मॉरिशस रिलेशंस में, जैसे कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, एयरपोर्ट, डैम एक्सेट्रा। तो चाइना पहुंच गया है वहां, ठीक है, तो एक बड़ा खतरा हमारे लिए है। दूसरा क्या है कि क्योंकि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, जैसे कि इंडियन ओरिजिन, अफ्रीकन, यूरोपियन, तो सबके इंटरेस्ट को बैलेंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर मॉरिशस में ड्रग ट्रैफिकिंग, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को खतरा है, इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी को। और क्लाइमेट थ्रेट की वजह से, क्योंकि मॉरिशस एक आइलैंड नेशन है तो उसकी खुद की एग्जिस्टेंस को भी थोड़ा डेंजर है। एक टर्म आया था महासागर, तो ये महासागर क्या होता है? ये एक इंडिया ने इनिशिएटिव लॉन्च किया था, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो महासागर उसी का एक स्टेप आगे है, जहां पर और फोकस करेगा इंडियन ओशियन जो कंट्रीज है उनमें ट्रेड, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, फाइनेंशियल एड एक्सेट्रा। इसके कुछ न्यू इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि मैरीटाइम कोऑपरेशन आईओएस सागर और अफ्रीका इंडियन नेवल ड्रिल्स। महासागर 2023 में इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था, और ये सागर के साथ अलाइन करता है। बाय एनुअल फोरम है ये, जो कि इंडियन ओशन रीजन नेशंस के साथ होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशंस की। तो रिसेंटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने न्यूजीलैंड विजिट किया था, 5 डे विजिट थी। यहाँ पर आप न्यूजीलैंड की लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। वेलिंगटन इसकी कैपिटल है, तस्मान सी को ये बॉर्डर करता है, इधर साउथ पैसिफिक ओशियन है एक्सेट्रा। न्यूजीलैंड ने
अभी इसी विजिट के दौरान न्यूजीलैंड ने इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्वाइन कर लिया, जिसका इंडिया भी पार्ट है। एफटीए नेगोशिएशंस, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, आपस में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सके, कस्टम्स ड्यूटीज वगैरह कम हो, तो वो भी लॉन्च किए गए हैं। रेलिवेंस क्या क्या है न्यूजीलैंड की, तो ट्रेड रेलिवेंस है, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 1.7 बिलियन का ट्रेड होता है और 70 मिलियन का हमारा सरप्लस है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सरप्लस है तो न्यूजीलैंड से हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि वूल, आयरन एक्सेट्रा। और इंडिया वहां पे फार्मा मशीनरी ये सब एक्सपोर्ट करता है। इतना तो याद करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं याद हो पाएगा। 1.7 बिलियन या 70 मिलियन सरप्लस आप याद कर सकते हैं। डिफेंस में भी हम कोऑपरेट करते हैं, जैसे कि ज्वाइंट नेवल ऑपरेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल कंबाइंड टास्क फोर्स 150। मल्टीलेटरल सपोर्ट न्यूजीलैंड हमें प्रोवाइड करता है, जहाँ पे जैसे यूएनएससी रिफॉर्म्स की बात करता है, तो वहां पर हम न्यूजीलैंड के साथ मिलकर बातचीत कर सकते हैं। फिर न्यूजीलैंड हमारी तरह बातें करता है पीस वगैरह की, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एक्सेट्रा। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड में बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा भी है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे जो डायस्पोरा वहां पे सेफ रहे, सिक्योर रहे, हमारे न्यूजीलैंड के साथ रिलेशन सही चले। न्यूजीलैंड भी ग्रीन एनर्जी पे फोकस करना चाहता है और उसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया है अभी 2024 में। उस कॉन्टेक्स्ट में भी न्यूजीलैंड हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर हो जाता है। तो काफी ज्यादा एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, बी इट ग्रीन एनर्जी, ठीक है, या फिर आपका ट्रेड हो गया, ओके, योर सिक्योरिटी एक्सेट्रा। लेकिन चैलेंजेस भी है, काफी टाइम से हम एफटीए नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूसली उसमें डिले फेस कर रहे हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी है, इंडिया ने कंसर्न्स रेज किए हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज न्यूजीलैंड में हुई हैं, जैसे कि खालिस्तान रेफरेंडम एक्सेट्रा। फिर कुछ और कंसर्न्स है, जैसे कि उतना ज्यादा पोटेंशियल हम रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और हर जगह एक चैलेंज तो डाल ही देना है, दैट इज चाइना। अब नेक्स्ट न्यूज इन शॉर्ट्स की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का एक नया रोड मैप है फॉर इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद इंडिया। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया को समझ आ रहा है कि इंडिया भाई इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारे लिए, चलो इसके साथ इकोनॉमी वगैरह ट्रेड वगैरह बढ़ाते हैं, और इंडिया को भी समझ आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक रोड मैप लॉन्च किया है, सुपर हाईवेज ऑफ ग्रोथ, जहां पर उसने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे वो लोग, ठीक है। बिजनेस एक्सचेंज होगा, सीईओ फोरम होगा, मैत्री ग्रांट्स प्रोग्राम होगा। अगर हम इवॉल्विंग रिलेशनशिप की बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, तो हमारे पास ऑलरेडी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट है। ये आप मेंस में भी लिख सकते हैं, प्रीलिम्स में ऐसे आ सकता है कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया डू नॉट हैव और डू हैव। यू विल हैव टू आइडेंटिफाई सही है या गलत है। फिर सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट भी है एनर्जी डायमेंशन में। डिफेंस, एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए भी हम काम करते हैं, साथ में मॉक ड्रिल्स एक्सरसाइजेस ये सब करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रा हिंद हो गई, ऑस इंडेक्स, पिच ब्लैक, ये सब याद कर लेना। ऑस्ट्रा हिंद ऑस इंडेक्स तो याद हो जाएगी, पिच ब्लैक किसके बीच में होती है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फाइव आइज इंटेलिजेंस। ठीक है, तो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस यूएस, कनाडा, यूके, इन सबके बीच में है, जो कि मतलब ग्लोबल लेवल पे देखते हैं कि लाइक इंटेलिजेंस वगैरह की वो आपस में कोऑपरेट करते हैं इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। सो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस ब्रूसा अग्रीमेंट से ये हुआ था, ठीक है। और इसके मेंबर्स यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ओके, बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो इनका मोटिव थोड़ा चाइना के अगेंस्ट है। गवर्नेंस इसका होता है नॉन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस एजेंसीज रिव्यू एक्सेट्रा, ये सब ये देखते हैं। अब क्वाड हो गया, अब एक और नया अलायंस आ गया है हमारे पढ़ने के लिए, दैट इज स्क्वाड। तो स्क्वाड अलायंस किस किस के बीच में है, यूएस है, यूके, यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, फिलीपींस है। और ये एक इनफॉर्मल मिनी लेटरल अलायंस है, क्वाड नहीं है, इसको क्वाड से कंफ्यूज नहीं करना है। जहां पर फिलीपींस बोल रहा है इंडिया को कि अब आप स्क्वाड में भी आ जाओ। तो अब ऑलरेडी क्वाड है, क्वाड है हमारे पास, अब स्क्वाड में भी चले जाएं। लेट्स सी व्हाट इंडिया विल डू। नेक्स्ट इज ओटावा कन्वेंशन। तो कंट्रीज हैं जैसे कि पोलैंड, एस्टोनिया एक्सेट्रा, एस्टोनिया, इन्होंने बोला है कि ये ओटावा कन्वेंशन को छोड़ देंगे अगेंस्ट दी रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। तो नेटो मेंबर्स हैं पोलैंड, लिथुएनिया, लेटविया, एस्टोनिया, ये कह रहे हैं कि हम ओटावा कन्वेंशन को छोड़ देंगे ओइंग टू मिलिट्री थ्रेट फ्रॉम रशिया। तो ये ओटावा कन्वेंशन है क्या, तो बेसिकली ये लैंड माइन्स से डील करता है। लैंड माइन्स क्या होते हैं, जमीन में छुपा दिए जाते हैं बॉम्ब, जैसे ही उस पे इंसान का पैर पड़ेगा फट जाएंगे और हम मर जाएंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय ओटावा कन्वेंशन। तो ये लोग बोल रहे हैं कि कोई फायदा तो है नहीं इस सब का, क्योंकि जो रशिया इन सबको मान तो रहा नहीं है, तो दे आर टेलिंग कि हम विड्रॉ कर लेते हैं इससे। सो दिस इज बेसिकली अ कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ एंटी पर्सोनल माइंस, जो कि प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग इन सब का बैन करता है।
ये कितने सिग्नेटरीज हैं ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद कर सकते हो कि इंडिया इसका नॉन सिग्नेटरी है। वैसे भी थोड़ा कॉमन सेंसिकल लग रहा है कि इंडिया ओटावा कन्वेंशन, लैंड माइंस एक्सेट्रा, और वो भी यूरोप की बात चल रही, तो इंडिया शायद ही इसे साइन किया होगा। राइसीना डायलॉग, ओके, तो 10th एडिशन राइसीना डायलॉग का हाल ही हुआ। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इसको होस्ट करता है और ये इंडिया की प्रीमियर एनुअल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स पे। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ पर डिस्कस होते हैं। इस बार की थीम थी काल चक्र, पीपल पीस एंड प्लैनेट। ठीक है, तो थोड़ा प्रीलिम्स टाइप इंफॉर्मेशन है, मेंस में कहीं पर एक आध थोड़ा आप ऐसे यूज कर सकते हो। ओके, so that was all about the international relations topic. In the next session we will be discussing the economy. Thank you for watching this video and good luck everyone.